हेलो एवरीवन। आज की ये कक्षा है 6 सेमेस्टर के बारे में। तो हमारा 6 सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है वो है वायो फोटो का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एरियल फोटोग्राफ। तो इस चैप्टर में हम एरियल फोटोग्राफ यानी कि वायो फोटो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमें वायो फोटोग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो भूगोल है हमारा वो एक ऐसा विषय है जिसका क्षेत्र जो है वो सीमित नहीं है। भूगोल का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है और भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अब ये तत्व कौन कौन से हैं, जैसे धरातल हो गया, हवा हो गई, पानी हो गई। जैसे धरातल है हमारा, हवा, पानी, इनसे संबंधित जो ये तत्व हैं ये हमारे समय के साथ और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। ये कभी एक जैसे नहीं रहते। पिछले कुछ दशकों में हमारे जो क्रियाकलाप हैं उनमें काफ़ी जटिलता आई है और इसी जटिलता की वजह से जो भूगोल का अध्ययन का क्षेत्र है वो भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। और बदलाव के इस दौर में एक विषय के रूप में भूगोल के अध्ययन में हमने कई नए आयाम शामिल किए हैं जिनको पढ़ने और समझने के तरीके भी व्यापक रूप से बदले हैं। अब जो भौगोलिक तत्व है हमारे, जैसे धरातल है, पानी है, वायु है, उनके लिए जो वैज्ञानिक सर्वे हैं वो पुराने हो चुके हैं। उनकी तुलना में जो वायो फोटोग्राफी है, जो एरियल फोटोग्राफी है या सुदूर संवेदन है या भौगोलिक सूचना तंत्र है, वो एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक के रूप में हमारे सामने आई है। वायो फोटोग्राफी या सुदूर संवेदन ने भूगोल के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। वायो फोटोग्राफी के द्वारा हम संसाधनों के संरक्षण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मौसम के अध्ययन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपदाओं से किस प्रकार से हम निपट सकते हैं और उन कामों में हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। ये सारी ज़रूरतें हमारी वायो फोटोग्राफी और सुदूर संवेदन के द्वारा हमारी हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भी सुदूर संवेदन होता क्या है। सुदूर संवेदन का अर्थ है किसी दूर स्थित कोई भी जो घटना है, दूर स्थित वस्तु, घटना या धरातल, इनके बारे में जानकारी, आंकड़े या सूचना एकत्रित करना, वो हमारा सुदूर संवेदन है। इसमें क्या होता है कि भी हम किसी भी घटना के, वस्तु के या धरातल के शारीरिक टच में आए बिना, फिजिकल टच के बिना हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो पृथ्वी के किसी भी स्थान, वस्तु या घटना के संबंध में दूर अंतरिक्ष से स्थित उपग्रह में लगे संवेदकों द्वारा ग्रहण किए गए धरातलीय परावर्तित प्रकाश के आवेगों को अंकित करते हैं। हमारी जो आँखें हैं, कान है, नाक है, ये सभी भी सुदूर संवेदन का काम करती हैं। इनके माध्यम से हम कोई भी वस्तु जो हमसे दूरी पर स्थित है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वायो फोटोग्राफी सुदूर संवेदन की एक सामान्य विधा है जिसमें किसी एक खास बिंदु या किसी विस्तृत हिस्से की जानकारी हम एकत्रित करते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बिंदु की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको हम पिन पॉइंट फोटोग्राफी कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी बड़े क्षेत्र की, विस्तृत क्षेत्र की जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको हम ब्लॉक फोटोग्राफी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि भी वायो फोटो का इतिहास, किस तरह से जो एरियल फोटोग्राफी है वो शुरू हुई। देखो, एरियल फोटोग्राफ का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इससे हमें बर्ड व्यू देखने को मिलता है। जिस तरह से पक्षी आकाश में घूमते हुए नीचे की तरह देखते हैं, उसी तरह का व्यू हमें
एरियल फोटोग्राफी से मिलता है। तो वायु फोटोग्राफी जो है वो सुदूर संवेदन के विकास का प्रारंभिक चरण था। शुरुआत में हम ऊंची इमारतें, मीनार या ऊंचाई वाले स्थान, हमने ऊपर से व्यू लेना है, बर्ड व्यू लेना है, तो हमें किसी ऊंची जगह को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए जब तकनीकी का विकास नहीं हुआ था तो हमने ऊंची इमारतों को चूज किया, मीनार या किसी भी ऊंचाई वाले स्थान को हमने वायु फोटो लेने के लिए उपयुक्त जगह मानी। दूसरे विश्व युद्ध में वायु फोटो का प्रयोग खुफिया ढंग से किया। वायु फोटो लेने के बाद जो अपोजिट की जो सेना थी उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी मिल जाती थी और युद्ध को जीतने में मदद मिलती थी। फिर धीरे धीरे गुब्बारे की मदद से कैमरे को हवा में लगाकर जो एरियल फोटोग्राफ है उससे हमने फ़ोटो लेने शुरू किए। इससे क्या था, देखो ऊंची इमारतों या मीनार से की बजाय गुब्बारा आकाश में ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकता था, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा जानकारी मिल सकती थी। इसके बाद वायु फोटो लेने के लिए हमने पतंगों का प्रयोग किया। कभी कभी कैमरा भारी होता था तो वो एक पतंग उस कैमरे को नहीं उठा पाती थी, तो एक से ज़्यादा पतंग उड़ाने का रिवाज भी शुरू हुआ। उसके बाद चलन आया वायुयानों का। वायुयानों के युग में ने वायु फोटोग्राफ के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। वायुयान तो और भी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, तो हमें और भी ज़्यादा जो है जानकारी मिलने लगी। वायु फोटो के विकास के साथ साथ जो कैमरे की गुणवत्ता है उसने भी सुधार किया गया, और उस कैमरे की गुणवत्ता की सुधार की वजह से जो जानकारी है वो और भी सटीक हमें मिलने लगी। अब देखते हैं भारत में वायु फोटोग्राफी का विकास कब हुआ। हम सभी जानते हैं जब ऊपर से हम कोई किसी चीज़ की फ़ोटो लेंगे तो हमें उस एरिया की सारी जानकारी हमें मिल जाती है। तो वायु फोटोग्राफ लेने से हम प्लानिंग में मदद कर सकते हैं, नियोजन में, आपदा प्रबंध, सामाजिक वानिकी, इन जैसे कामों में वायु फोटोग्राफी बहुत कामगार सिद्ध हुई। आज के टाइम पे हम वायु फोटोग्राफी का प्रयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भी करते हैं। भारत में जो सबसे पहली वायु फोटो लेने की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1920 में। वर्तमान में हम ड्रोन की सहायता से भी फ़ोटो लेते हैं, जिसकी मदद से हमें आपदा प्रबंधन, जो डिजास्टर हमारे होते हैं उनमें हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो भारत में यहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। दूसरी है NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो कि हैदराबाद में है। और इसके अलावा इन दोनों ही एजेंसियों ने निरंतर वायु फोटोग्राफी के विकास के लिए काम किया है। जो भारतीय वायु फोटो है उनके मुख्य लक्षण क्या है। देखो, कोई भी फोटोग्राफ होता है उसकी एक मापनी होती है, एक स्केल होता है जिसकी माध्यम से हम लोग फ़ोटो लेते हैं। तो जो भारत की जो वायु फोटो की मापनी है वो है 1:5000 से 1:50,000 के बीच में। यह जो मापनी है यह हमारे उद्देश्य के अनुसार डिसाइड होती है कि हमें कम एरिया का फ़ोटो लेना है या ज़्यादा एरिया का फ़ोटो लेना है। उसी के अनुसार हमारी जो मापनी है वो डिसाइड होती है। वायु फोटो जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन के लिए जब हम उसकी मापनी चूज़ करते हैं तो वो होती है 1:15,000 से 1:25,000। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, मापनी जो है वो हमारे उद्देश्य पर निर्भर करती है। और जो हम वायु फोटो लेते हैं उसमें हाई रेजोल्यूशन और उच्च कोटि के कैमरे जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं, ताकि जो पिक्चर हम ले रहे हैं, जो फ़ोटो हम ले रहे हैं वो क्लियर आए और हम जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाए कि ये बिल्डिंग है, ये पार्क है, ये सड़क है या रेलवे लाइन है। विभिन्न कोणों के लिए लेंस की नाभीय दूरी, जो फोकल लेंथ दूरी होती है, वह भी भिन्न भिन्न होती है। तो यह दूरी जो है हमारी
अत्यधिक यानी कि 8.8 सेंटीमीटर से न्यूनतम कोण तक 30 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो वेरिएशन होती है हमारी वो इन दो कोणों के बीच में होती है। मतलब 8.8 सेंटीमीटर से हम कम नहीं कर सकते और 30 सेंटीमीटर से हम इसको ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो ये हमारी अत्यधिक और न्यूनतम कोण की लिमिट है। वायु फोटो लेने के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है? भारत में जो है वायु फोटो लेने के लिए सबसे उपयुक्त समय है वर्षा ऋतु के अंत में और शीत ऋतु के प्रारंभ में। ये दो ऋतु का हो गया। इसके बाद अगर हम समय की बात करें तो जब सूर्य क्षितिज से ऊपर होता है तब हम, यानी कि दोपहर से 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद का जो समय है हमारा, वो वायु फोटो लेने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। अब ये समय क्यों चूज़ किया है? क्योंकि देखो सर्दियों में धुंध होती है, बारिश में पानी ऊपर से गिरता है, तो जो फ़ोटो हम ले रहे होते हैं वो साफ़ नहीं आती। तो जिस पर्पज़ के लिए हम फ़ोटो ले रहे हैं, हमारा जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं हो पाता। अब आते हैं हम वायु फोटो के प्रयोग क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रयोग है स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए हम वायु फोटो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सर्वे नहीं कर पाते हैं तो हम वायु फोटो, एरियल फोटो की मदद से स्थलाकृतिक मानचित्र बना सकते हैं। दूसरा, वायु फोटो की मदद से हम इन स्थलाकृतिक मानचित्रों की इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, इनका निर्वचन भी कर सकते हैं। वायु फोटो में हम देख लेंगे कि भी यहाँ पे पार्क है, स्थलाकृतिक मानचित्र में भी हम उसको मार्क कर देंगे कि भी यहाँ पर ये पार्क है। तो इन दोनों के प्रयोग से हमारी दो चीज़ें उभर कर आई भूगोल के विज्ञान के क्षेत्र में। सबसे पहला है फोटोग्रामेट्री। यह वायु फोटो के द्वारा क्षेत्र के विश्वसनीय मापन का विज्ञान एवं तकनीक है। फोटोग्रामेट्री के सिद्धांत वायु फोटो में प्रदर्शित क्षेत्र की परिषद लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का माप प्रदान करते हैं। क्या है हमारा जो वायु फोटोग्राफी है, जो ग्रामितीय सिद्धांत है वायु फोटोग्राफी में, वो क्या है हमारा? यह जो भी क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र की हमने जो फोटो ली है, उसकी शुद्ध लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसका माप प्रदान करते हैं। ठीक है। इसमें स्थलाकृतिक मानचित्र को तैयार करने एवं उन्हें अद्यतन यानी कि लेटेस्ट बनाने में बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। प्रतिबिंब निर्वचन यानी कि इमेज इंटरप्रिटेशन, जो वायु फोटोग्राफी हमारे पास आई है उससे हमें वस्तुओं के स्वरूपों को पहचानने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वो चीज़ें एग्जैक्ट होती हैं। अगर एक बिल्डिंग दिखा रखी है, हमारे पास जो स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं हम उसमें बिल्डिंग को एक सिंबल से दिखाते हैं, लेकिन जो वायु फोटो होता है उसमें वो बिल्डिंग की तरह ही दिखती है। तो इससे क्या होता है, हमें फ़ोटो की गुणात्मक जानकारी मिलती है, गुणात्मक की क्या चीज़ वहाँ पर बनी हुई है। इन गुणों में हम जैसे भूमि उपयोग देख लेते हैं, स्थलाकृतिक के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है, मिट्टी के प्रकार देख लेते हैं। तो हमें उस एरिया की गुणात्मक जो जानकारी है वो हमें मिल जाती है। वायु फोटो के लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहले है विहंगम दृश्य। वायु फोटो से हमें एक बर्ड व्यू मिलता है, जैसे पक्षी ऊपर से देखता है वैसा ही व्यू हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर है क्षणिक क्षमता। वायु फोटो स्थलाकृतियों में प्रकाशकरण का एक बार में लिया गया अभिलेखन होता है। मतलब एक बार हमने फ़ोटो लिया तो वो चीज़ हमारे सामने यहाँ पर आ गई। इससे हमें ऐतिहासिक अभिलेखन में मदद मिलती है। तीसरा है संवेदनशीलता। जो वायु फोटोग्राफ हम लेते हैं उसकी जो फिल्म होती है वो बहुत ही संवेदनशील होती है, और जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है वो उस एरिया का जो परावर्तन है उसको अपने ऊपर छाप लेती है। फिर त्रिविम संदर्श। इससे हमें जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ें हैं, उनका 3D व्यू देखने को मिलता है।
2D नहीं, सिंगल नहीं, हमें यहाँ पर 3D व्यू देखने को मिलता है। भिन्न भिन्न मापनियाँ, जो वायु फोटोग्राफ हम लेते हैं वो ऊंचाई के अनुसार उसकी जो मापनियाँ हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, और अलग अलग मापनियों की वजह से जो चीज़ें हम देखते हैं उसके साइज़ में भी अंतर आ जाता है। अगम्य क्षेत्रों की जानकारी, वायु फोटोग्राफ की वजह से हमें जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जाना संभव नहीं हो पाता, उन क्षेत्रों की भी जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। वायु फोटोग्राफ स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये खनिज भंडार को भी ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। सामरिक जो सर्वेक्षण है वो भी करने में हमारी मदद करते हैं, और लगातार किसी भी एरिया में क्या परिवर्तन आ रहा है उसको समझने में भी हमारी मदद करते हैं।